ब्लड ग्रुप्स एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को रिप्रेजेंट किया था। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं एबीसी क्यों नहीं। ओके, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एंटीजन के प्रेजेंस के बेसिस पर हमने उनको जो पहला एंटीजन पता चला, ठीक है, एंटीजन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे पहले लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट था, लैंडस्टीनर, इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हम रिफर करते हैं। ओके, और इसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की थी, ऐसा हम रिप्रेजेंट। ओके, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर जो सबसे पहला एंटीजन लैंडस्टीनर को ऑब्जर्व किया, उसने उसका नाम ए रखा। ओके, फिर उसने देखा कि कुछ ह्यूमन बीइंग की आरबीसी पर, ओके, कुछ ह्यूमन बीइंग की आरबीसी पर ए के बजाय दूसरे टाइप का वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन मिला, एंटीजन मिला, तो उसने उसको बी नाम दे दिया, बी लेटर से असाइन कर दिया। ओके, और जब बी नेम से असाइन किया, बी लेटर से असाइन किया, तो दोनों के ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट चेन में, ओलिगोसैकेराइड की चेन में सीक्वेंस अलग अलग था, इसलिए उसने अलग अलग नाम दे दिया, ए और बी अलग अलग। फिर देखा कि कुछ के पर्सन्स में तो ये दोनों में से एक भी नहीं होता, तो अब्सेंट है इसलिए ओ, जीरो का ओ, नील का ओ, ओके, इसलिए ओ नाम दिया है। अगर कोई थर्ड टाइप का अगर वहां पर कोई मिल जाता एंटीजन आरबीसी मेम्ब्रेन पर, तो सी नाम देते, लेकिन जब मिलता ही नहीं है थर्ड टाइप का, इसलिए ओ नाम दिया। फिर लेटर बाद में पता चला कि कुछ आरबीसी ऐसी भी होती है जिनके ऊपर दोनों ए टाइप के जो ग्लाइकोप्रोटीन डिस्कवर किए गए थे वो भी मिलते हैं और बी टाइप के भी मिलते हैं, इसलिए उनको एबी ब्लड ग्रुप बोल दिया गया फिर लेटर। तो इसलिए ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ टाइप का होता है, एबीसी टाइप का नहीं होता, क्योंकि कोई सी टाइप का, कोई तीसरे टाइप का कोई डिफरेंट प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ब्लड ग्रुप एंटीजन आरबीसी मेम्ब्रेन पर मिला ही नहीं। ओके, जो भी मिल रहा है वो या तो जिसको ए टाइप में डिस्कवर किया गया था उनके जैसे मिलते हैं सभी पर्सन के पास में, या बी टाइप के मिलते हैं, दूसरे टाइप के जो बी डिस्कवर किया गया था उसी टाइप के मिलते रहते हैं सभी में, या फिर दोनों टाइप एक साथ में प्रेजेंट रहते हैं एक ही आरबीसी पर, या दोनों ही एब्सेंट है, दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं मिलते। ओके, इसलिए उनको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोला गया है। सी टाइप का कोई तीसरे टाइप का ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं होता, इसलिए एबीसी नहीं कहते। ओके, हाँ, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि एक ब्लड ग्रुप सिस्टम और होता है जिसके बेसिस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, इसको हमने कहा था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। Here RH stands for rhesus। यहाँ पर जो RH हमने असाइन किया है, इस RH का कुछ मीनिंग है, जैसे ए बी का मीनिंग था कि वहां पर कोई ए टाइप का प्रोटीन है, बी टाइप का प्रोटीन है, सेकंड टाइप का प्रोटीन मिला, लेकिन यहाँ पर RH क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में नहीं डिस्कवर किया गया, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ब्लड ग्रुप एंटीजन मंकीज में, और मंकीज में भी रिसस मंकीज में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए रिसस मंकी के बेसिस पर उसका नाम रख दिया गया RH। ओके, फिर देखा गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलता है क्या, तो देखा गया कि 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में, 80% ह्यूमन पॉपुलेशन
RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो RH एंटीजन फाउंड इन 80% ह्यूमन पॉपुलेशन, और RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसको ये बोलते हैं कि RH पॉजिटिव है। ओके, तो 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में RH एंटीजन मिला, RH पॉजिटिव है, फिर उनका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए बी या ओ, तो अगर RH ब्लड ग्रुप RH प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो हम उनको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ऐसा बोलेंगे। और 20% ह्यूमन पॉपुलेशन में RH एंटीजन एब्सेंट मिला, इसलिए हम उनको RH नेगेटिव, मतलब उनके ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद में नेगेटिव लगा देते हैं। तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, जिनमें RH एंटीजन एब्सेंट होता है। ओके, तो अगर हमको इस फर्स्ट वाले को ए पॉजिटिव दिखाना है, तो इसका मतलब है कि ए एंटीजन होना चाहिए और RH एंटीजन होना चाहिए उसके साथ में, तब जाकर के ए पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, अगर आपको बी नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट करना है, तो बी एंटीजन होना चाहिए और RH एंटीजन एब्सेंट होना चाहिए, तब ये बी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया था इससे पहले भी आरबीसी बनाकर। ओके, तो RH एंटीजन प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, इसलिए ब्लड ग्रुप के जो भी आप आपका ब्लड ग्रुप बताते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बी पॉजिटिव बोला था, तो बी ब्लड ग्रुप के साथ में पॉजिटिव साइन वहां पर लगा रहे हैं, मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है। क्योंकि एंटीजन अगर होगा तो उस पर्सन में उसी के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी। तो जो पर्सन के पास में RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो RH पॉजिटिव पर्सन के पास में एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। एंटी RH एंटीबॉडीज do not form in their plasma। तो ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में RH एंटीजन प्रेजेंट जिनके पास में है, उनके बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी, मतलब RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनती। लेकिन ऐसे ह्यूमन बीइंग जो RH नेगेटिव है, मतलब जिनमें RH एंटीजन एब्सेंट है, तो RH एंटीजन एब्सेंट वाले RH नेगेटिव ह्यूमन बीइंग्स में एंटी RH एंटीबॉडीज may be formed in plasma। प्लाज्मा में बन सकती है, लेकिन कब बन सकती है, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती, बनने की पावर है। तो कब बन सकती है, जब RH एंटीजन उनके पास में आ जाएगा गलती से। तो उनके पास में तो नहीं है, RH एंटीजन बाहर से ही आ सकता है। तो किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप, जैसे किसी का ए नेगेटिव है और उस ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है और आप उसको ए पॉजिटिव का ब्लड दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ए पॉजिटिव पर्सन है और ए नेगेटिव का ब्लड दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ए नेगेटिव पर्सन है रेसिपिएंट, अगर ए नेगेटिव है और अगर डोनर ए पॉजिटिव है, डोनर ए पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलेंगे रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, और इस कंडीशन में उस ए नेगेटिव पर्सन जो रेसिपिएंट है, जो लेने वाला है ब्लड ए पॉजिटिव पर्सन से, ए पॉजिटिव वाले ब्लड वाले पर्सन से,
तो ए नेगेटिव वाले पर्सन में, क्योंकि ये तो देने वाला है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये लेने वाला है ए नेगेटिव वाला, तो जो ब्लड लेता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसमें किसका घाटा आपको पता होना चाहिए। तो ए पॉजिटिव का कुछ नहीं जाता, लेकिन ए नेगेटिव का घाटा है यहाँ पर। ओके, तो ए नेगेटिव को वहां पर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, और ए नेगेटिव वाले पर्सन्स में वहां पर रिएक्शंस हो सकती है, उसकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। इवन कभी कभार तो हिमोलाइसिस हो सकता है, ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, बड़ी कंडीशंस में डेथ भी हो सकती है। तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहां पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। इसलिए जो रेसिपिएंट है उसको ध्यान देना है कि जो रिसीवर है उसको ये क्लियर होना चाहिए कि उसको ब्लड जो डोनेट कर रहा है वो कौन ब्लड डोनेट कर रहा है, और क्या वो करेक्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड देना, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में वहां पर उसको ट्रांसफर करना। तो आरएच एंटीबॉडीज के बेसिस पर हमको पता चलता है कि अगर सेम वाले अगर लेंगे आरएच एंटीजन वाले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जैसे ए पॉजिटिव वाला अगर रेसिपिएंट हो, सेकंड केस अगर हमने यहाँ पर ये रेसिपिएंट है और ये नेगेटिव वाला डोनर है। ओके, अब सी और डी वाले केस तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, वो तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ए पॉजिटिव को अगर ए नेगेटिव वाला अगर ब्लड डोनेट करे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, so there is no problem, there will be no reaction occur inside the body of recipient। तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो करेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसीडर किया जा सकता है इमरजेंसी की कंडीशन में। ओके, प्रीफर तो करते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप वाला मिल जाए, ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव मिल जाए, ताकि छोटी से छोटी भी वहां पर गड़बड़ी ना रहे। लेकिन अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो ए नेगेटिव का भी ब्लड चल जाएगा ए पॉजिटिव वाले को, लेकिन ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव का ब्लड नहीं चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? बी वाला केस में हमने क्यों नहीं लिखा रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन? बताओ बेटा। क्योंकि पॉजिटिव वालों में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। पॉजिटिव वालों में एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता। एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। क्या अद्वैतीश, एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट? पहले तुमने एंटीजन बोला था, फिर आप एंटीबॉडी बोल रहे हो, तो क्या वो प्रेजेंट रहती है कि एब्सेंट रहती है? एबी पॉजिटिव। देखो, प्रेजेंट तो कभी किसी में नहीं रहती एंटीबॉडीज, ये ध्यान रखो, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती। एंटीजन आने पर बनाने की पावर किसमें है और किसमें नहीं है वो हम बात करते हैं बेटा, ये हमेशा ध्यान रखो। तो एबी पॉजिटिव के पास में एंटीबॉडीज बन ही नहीं सकती, आरएच एंटीबॉडीज, क्योंकि आरएच एंटीजन है खुद के पास में, तो खुद के लिए वो एंटीबॉडी नहीं बनाते। हमारी सेल्स कभी भी खुद की सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो नहीं करती, और अगर ऐसा कुछ करने लग जाए तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो जनरली नहीं करती, इसलिए जिनके पास में आरएच एंटीजन है उनके पास में आरएच एंटीबॉडी बनने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जिनके पास में आरएच एंटीबॉडीज नहीं है, मतलब जो निगेटिव लिखते हैं जिनके ब्लड ग्रुप के पीछे हम, उसमें
एंटीबॉडीज बनाने की पावर होती है। ओके, और अब डोनेट किया जा रहा है ब्लड किसको? एक पॉजिटिव वाले को, मतलब जिसके पास में RH एंटीजन है और वो उनमें एंटीबॉडीज बनाने की पावर नहीं है RH के अगेंस्ट। तो इसको अगर A पॉजिटिव भी दे दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा, A निगेटिव दिया तो निगेटिव, तो मतलब A निगेटिव के पास में तो एंटीजन ही नहीं है, RH एंटीजन ही नहीं है। ओके, तो A निगेटिव वाले के पास में RH एंटीजन ही नहीं है, तो और A पॉजिटिव वाला RH एंटीबॉडीज बना भी नहीं सकता, तो दोनों तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, A निगेटिव वाला के पास में RH एंटीजन है ही नहीं। ओके, और A पॉजिटिव वाला RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसलिए इनमें जब A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करेगा, A पॉजिटिव वाला रिसीव कर रहा है ब्लड, तब ना तो एंटीजन आ रहा है बाहर से कोई अलग वाला, ना ही एंटीबॉडीज बनने की पावर है A पॉजिटिव के पास में RH एंटीबॉडीज, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते बेटा, किसी को कोई डाउट बचा हो तो पूछ लो जल्दी से। सर हम ब्लड ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर हम ए पॉजिटिव वाले का प्लाज्मा बी पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं क्या? देखो बेटा, एंटीबॉडीज हमने पहले कहा कि प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, ओके, प्लाज्मा कब देते हैं किसी को? प्लाज्मा तब देते हैं जबकि प्लाज्मा के पार्ट की जरूरत हो, या फिर उस पर्सन के पास में जो डोनर है उसके पास में किसी तरह की स्पेशल एंटीबॉडीज बन चुकी है। ओके, और जो रेसिपिएंट है उसके पास में वो एंटीबॉडीज नहीं बन रही है, जैसे अभी कोविड के केस में चल रहा था कि कोविड के केस में जिनको कोविड हो रहा है उनके पास में एंटीजन मतलब ज्यादा आ रहा है और एंटीबॉडी वो ज्यादा रिलीज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण कि वो लड़ नहीं पा रहे प्रॉपर उनके साथ। इसलिए अगर उनको अगर प्लाज्मा अगर किसी कोविड डिसीज से जो मतलब रिकवर हो चुका है उसका प्लाज्मा अगर उनको अगर रिकवर होने के 7-8-10 दिनों के अंदर अगर उसको मिल गया तो उसमें एंटीबॉडीज होने के चांसेस है उस प्लाज्मा में, क्योंकि WBC का लाइफ स्पैन हमने लिखा था कि अबाउट 7 डेज तो होता ही है, कुछ एंटीबॉडीज इवन 6 मंथ तक भी रह सकती है। ओके, लेकिन 7 डेज तो है WBC का टाइम पीरियड। तो जो एंटीबॉडीज बन रही है, जिसने कोविड से जो रिकवर हो गया, उसकी बॉडी में रिकवर जिस दिन वो रिकवर हुआ उस दिन से लेकर कम से कम 7 डेज तक उसके पास में कुछ एंटीबॉडीज होगी, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है। लेकिन एंटीबॉडीज बनती है ग्लोबुलिन प्रोटीन से, ये आपको प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ाया था, और ग्लोबुलिन प्रोटीन में भी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से। समझ में आ रहा है बेटा शुभ? हाँ सर। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से। तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लाज्मा के पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा के, और ब्लड प्लाज्मा जो गामा ग्लोबुलिन से मतलब ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो गामा ग्लोबुलिन है वो WBC के कारण वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे बदलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स के कारण। ओके, हमने जब WBC के टाइप्स में लिम्फोसाइट पढ़ा था 20% सेकंड मोस्ट अबंडेंट, तब उसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट 2 टाइप बताए थे, याद है बेटा शुभ? हाँ सर। हाँ, तो बी लिम्फोसाइट के आगे हमने लिखा था एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट? तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स थाइमोसिन हार्मोन्स की हेल्प से, थाइमस ग्लैंड के थाइमोसिन हार्मोन्स की हेल्प से वो डिवाइड होते हैं, सेल्स वहां पर डिफरेंशिएट होते हैं और गामा ग्लोबुलिन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स वहां पर वो बनाते हैं। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी, और वो कहाँ बना रहे हैं? प्लाज्मा में। तो गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा में ही रहते हैं,
लेकिन वो इम्यूनोग्लोबुलिन में तब कन्वर्ट होंगे जब बी सेल्स डिफरेंशिएट होगी, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसीज है। ओके, तो जब तक डब्ल्यूबीसी नहीं बताएगी तब तक गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो प्लाज्मा जब दे रहे हैं तब उसमें से प्लाज्मा मतलब कॉर्पसल वाला पार्ट नहीं है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं है। तो प्लेटलेट्स नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, फिर वहां पर डब्ल्यूबीसी नहीं है तो। ओके, बी लिम्फोसाइट ही नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसके लिए वहां पर अगर ओनली प्लाज्मा दे रहे हैं तो कोई दूसरी वाली एंटीबॉडीज बनने के चांसेस नहीं होंगे फिर वहां पर। ओके, तो इसलिए उस पर्सन का अगर कोई बी पॉजिटिव वाला पर्सन है और उसको बी निगेटिव वाले को अगर वहां पर ब्लड डोनेट करना है, प्लाज्मा डोनेट करना है तो किया जा सकता है, क्योंकि अब जब वो बी एंटीजन के अगेंस्ट में काम आएगा वहां पर, तो एंटीजन तो जा ही नहीं रहा है उनका। बी पॉजिटिव वाले का एंटीजन तब जाता जब बी के साथ में आरएच जाता, और बी प्रोटीन और आरएच एंटीजन प्रोटीन आरबीसी के ऊपर है, तो आरबीसी के ऊपर है। ओके, तो आरबीसी तो जा ही नहीं रही है, ना तो डब्ल्यूबीसी जा रही है, ना प्लेटलेट्स, ना आरबीसी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा शुभ? तो आरबीसी भी नहीं जा रही, डब्ल्यूबीसी भी नहीं जा रही और प्लेटलेट्स भी नहीं जा रही है, तो एंटीजन नहीं जाएंगे, ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो उनके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। समझ में आया? ओके। अब इसमें एक केस आता है आरएच ब्लड ग्रुप में आपको एग्जाम में, बायोलॉजिकली आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर कौन से बॉय और कौन से गर्ल में मैरिज नहीं होना चाहिए। तो सुन लो ध्यान से बेटा, तुम लोगों के काम आएगा आगे। है ना? मतलब केवल दिल नहीं मिलना चाहिए, एंटीजन भी मिलना चाहिए। हाँ, तो एक केस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आर्यन, आर्यन आया क्या क्लास में? आर्यन है तो सही क्लास में। आर्यन, आर्यन सुन रहे हो कि नहीं बेटा क्लास में? हेलो आर्यन, आवाज आ रही बेटा आपको? चलो छोड़ो। आयुष नाकाड़े, आयुष यस सर। कौन सी डिसीज बोली बेटा मैंने? हम्म, आयुष? सर आपने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो। हाँ वही।
बोलो बेटा आयुष। सर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। जैसा वो पहली बार बोलने में ही उसको थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, उसी तरह से ये डिसीज भी खतरनाक है। ओके, और ये डिपेंड करती है कि मैरिज किसके बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रा का मतलब, इरिथ्रा का मतलब रेड रेड ब्लड सेल। इरिथ्रा का मतलब होता है रेड। ओके, और जब हम यहाँ पर ब्लड में पढ़ रहे हैं तो हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड कलर पार्ट होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसीज मतलब इरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स से इरिथ्रा ये टर्म आई है यहाँ। ब्लास्ट, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट होना। ब्लास्ट मतलब क्या हो गई? ब्लास्ट का मतलब क्या है? एक्सप्लोड होगा। ओके, फूटेगा। फिटालिस, फिटल, फिटल मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो ऐसा एम्ब्रियो जो प्रेग्नेंट फीमेल के वॉर्म में ग्रो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फीटस। गेस्टेशन पीरियड में है जो। ओके, तो है फीटस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, तो क्या मतलब समझ रहे हो आप इससे? बताओ जल्दी से। फीटस की आरबीसी फूट हम्म, फीटस की आरबीसी फूट जाएगी, मतलब आपका एक गलत डिसीजन और आप किसी की जान ले लोगे। ओके, हाँ, तो ध्यान। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किस में होता है? तो इफ RH पॉजिटिव बॉय की मैरिज RH नेगेटिव गर्ल्स के साथ में होती है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में फर्स्ट बेबी अगर RH पॉजिटिव वाला हो, ठीक है, तो फर्स्ट बेबी को कोई खतरा नहीं, अगर वो RH पॉजिटिव हो या RH नेगेटिव हो, फर्स्ट बेबी को कोई खतरा नहीं। लेकिन हम यहाँ पर केस पढ़ रहे हैं कि उस किसमें प्रॉब्लम होगी। तो अगर RH पॉजिटिव बॉय की मैरिज RH नेगेटिव गर्ल के साथ में हो जाए और अगर उनका फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव हो, तो सेकंड बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर। और सेकंड बेबी जब डेवलप हो रहा है फीटस के फॉर्म में, तब उसकी इरिथ्रोसाइटोसिस एक्सप्लोड हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, फूट सकती है उसकी आरबीसी सभी। और आरबीसी फूटने से उसका जो पूरा ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, CO2 ट्रांसपोर्ट करना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं वहां पर डिजनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इस रीजन से उसकी डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन नहीं मिलने से। ओके, तो जो सेकंड बेबी अगर ये भी इसकी आरबीसी पर भी RH पॉजिटिव, RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो देन ये स्टील बोन पैदा होगा।
स्टील बोन मतलब डेड। ओके, उस फीटस की मदर के वॉर्म में ही डेथ हो जाएगी। ओके, ऑक्सीजन नहीं मिलने से। ठीक है, तो ये अकेला ऐसा केस है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर ये केस के अलावा कुछ और है तो फिर कोई चांसेस नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट बेबी का ऐसा हुआ तो सेकंड बेबी को प्रॉब्लम है। तो सेकंड बेबी अगर किसी में स्टील बोन पैदा हुआ, थर्ड बेबी भी अगर RH पॉजिटिव आया तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इन फर्स्ट 3 में अगर कोई चेंजेस है तो फिर इस बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड वाले बेबी। ठीक है, समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। फिर क्यों होता है ऐसा तो रीजन बताता हूं मैं। फर्स्ट 3 ऑर्डर को अगर कोई भी चेंज हो गया, किसी भी तरह से चेंज, फर्स्ट 3 में बॉय गर्ल जिनके बीच में मैरिज हो रही है उनके बीच में कोई अलग से कॉम्बिनेशन है, या फिर फर्स्ट बेबी RH निगेटिव हो रहा है, तो सेकंड बेबी को कोई खतरा नहीं। ओके, क्योंकि आजकल हम पॉपुलेशन कंट्रोल पढ़ते हैं, इसलिए हमने वहां पर लिखा है, वहां पर हमने स्लोगन्स पढ़े हैं, वहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में V2/2। ठीक है, इसलिए मैंने 2 बेबीज तक ही बताया। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनको फुटबॉल टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है, हॉकी टीम बनाना है, ठीक है, तो उनके लिए फिर अगर एक्सटेंडेड करना हो इसको, तो अगर ये केस अगर हुआ RH पॉजिटिव बॉय, RH निगेटिव गर्ल, इनकी मैरिज हुई, तो जब भी किसी भी नंबर पर जब भी कोई बेबी पहला RH पॉजिटिव ग्रो होगा, ठीक है, समझ लो वहां पर किसी को 7 बेबीज है और उसमें 7 बेबीज में किसी में ऐसा केस था लेकिन किसी में फिटर ये कंडीशन नहीं आई, तो हो सकता है 7 के 7 नेगेटिव वाले वहां पर ग्रो किए हो तो प्रॉब्लम नहीं आई हो। ठीक है, तो जैसे ही कोई फर्स्ट वाला पॉजिटिव आएगा, पहली बार पॉजिटिव होगा कोई बेबी RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला, तो उसके नेक्स्ट वाले को प्रॉब्लम होती है। ओके, क्यों उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन ये आपको केस ध्यान रखना है कि अगर आपको ज्यादा बेबीज के बारे में बता दिया कि फर्स्ट बेबी RH निगेटिव था तो फिर सेकंड बेबी को कोई खतरा नहीं। ये तीनों एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, अगर ये तीनों एक ही ऑर्डर में है तो फिर सेकंड बेबी को प्रॉब्लम है। अगर ये तीनों ऑर्डर में नहीं है, ये फर्स्ट 2 बराबर है वैसे के वैसे, लेकिन ये RH निगेटिव है तो सेकंड बेबी को कोई खतरा नहीं है। अगर सेकंड वाला RH पॉजिटिव हुआ, ये RH निगेटिव था समझ लो, सेकंड वाला RH पॉजिटिव हुआ, तो फिर थर्ड वाला जो बेबी उसको प्रॉब्लम होगी। ओके, ऐसा है। सबको समझ में आ गया होगा? किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है यहाँ तक? No, sir. ओके गुड। हाँ, तो अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अगर किसी ह्यूमन फीमेल के वॉर्म में एब्डोमेन से डायरेक्ट नहीं दिखाते हम, यहाँ पर यूट्रस, और यूट्रस में यहाँ पर प्लासेंटा की हेल्प से अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा की हेल्प से कोई बेबी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ओके, फिटस ग्रो कर रहा है यूट्रस के अंदर। ओके, तो इस फीमेल के पास में हमने फीमेल को क्या लिया है? RH निगेटिव। इस फीमेल के पास में है RH निगेटिव, और ये डेवलपिंग फीटस जो है इसके पास में क्या बोला हमने? पहला वाला बेबी RH पॉजिटिव। ठीक है, तो जब फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव ग्रो होता है तो आपको क्लियरली पता है कि RBC तो कोई एक दूसरे की
एक दूसरे के अंदर नहीं जाती, ठीक है, मदर और फीटस की, क्योंकि बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ तक ही फीटस की आरबीसी, यहाँ तक ही ब्लड वेसल्स यहाँ तक ही आएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। और ये जो मदर का यूट्रस है, यहाँ से लेकर प्लासेंटा तक मदर का जितना भी पार्ट पार्टिसिपेट किया है वही तक इसकी मदर की ब्लड वेसल्स वहां तक आएगी। तो दोनों की ब्लड वेसल्स फ्यूज नहीं हो रही है, जुड़ नहीं रही है, सेपरेटेड है। ओके, सेपरेटेड है, डिस्टेंस पर है। ओके, प्लासेंटा के अंदर फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है और ये यहाँ पर प्लासेंटा के अंदर दूर है मदर की ब्लड वेसल्स। ओके, तो दोनों का फ्यूजन नहीं है, बीच में गैप है। ओके, इस गैप में ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। तो आरबीसी कभी बाहर नहीं आ रही है वेसल्स के। ओके, आपको पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होता रहता है ह्यूमन बीइंग्स में, इसलिए हम उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो बाहर नहीं निकल रहा है, ना तो मदर का ब्लड बाहर निकल रहा है, ना बेबी का ब्लड वहां पर फीटस का, डेवलपिंग फीटस का। तो आरबीसी कांटेक्ट में नहीं आ रही है। तो आरबीसी, मदर की जो आरबीसी है उनके ऊपर आरएच एंटीजन है, सॉरी, मदर की जो आरबीसी उनके ऊपर आरएच एंटीजन नहीं है, और फीटस की आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है। ओके, इसकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन है, तो यहीं पर आ रही है, इसकी आरएच नेगेटिव वाली यहाँ पर आ रही है। तो ये आरएच एंटीजन जा ही नहीं पा रहा इसके ब्लड में, तो इसलिए पहली बार कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। आरएच नेगेटिव है, लेकिन ये आरएच एंटीबॉडी बना सकती है। हमने लिखा अभी इससे पहले, एंटी आरएच एंटीबॉडी बना सकती है, लेकिन जब आरएच एंटीजन आएगा तब आरएच एंटीजन का कांटेक्ट ही नहीं हुआ, आरएच आरबीसी आई नहीं इधर, ठीक है, इसलिए एंटीबॉडी नहीं बनी, इसलिए पूरा ग्रो करेगा, 9 मंथ तक पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करेगा। लेकिन जो पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन के टाइम पर जब बेबी रिलीज आउट होगा, डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पर इन दोनों के ब्लड की कुछ सेल्स कांटेक्ट में आ सकती है, ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो पार्चुरेशन के टाइम पर चांसेस होते हैं कि इनके दोनों के ब्लड कांटेक्ट में आए, जब डिलीवरी करवाते उस टाइम। ओके, उस टाइम पर आने के चांसेस है। तब तक ये पूरा ग्रो हो चुका है और ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल करके ये तो अपने आप इंडिविजुअली ग्रो करेगा। अब उसका और उसकी मदर के ब्लड का कोई वहां पर अगेन कोई कांटेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन ये जाते जाते क्या कर दिया, ये जाते जाते अपने जो नए आने वाले भाई बहन कोई भी है उसके लिए वो खतरा पैदा करके गया। कैसे? क्योंकि जब ये फर्स्ट बेबी आरएच पॉजिटिव था और जब ये डिलीवरी के टाइम पर इसका ब्लड इसके मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आया, तो आरएच एंटीजन, आरएच पॉजिटिव आरबीसीज जो कांटेक्ट में आई आरएच नेगेटिव के, तो बी लिम्फोसाइट अब डिफरेंशिएट होगी और गामा ग्लोबुलिन्स को यहाँ पर इन एंटीजन के अगेंस्ट में आरएच एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इसमें आरएच एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। ओके, आरएच एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। इसको हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर, लेकिन अभी आप लोग को समझाने के लिए बस यहाँ पर ऐसे बता दिया है। वाई शेप होती है लेकिन 4 चेन वाली होती है, 2 हेवी और 2 लाइट चेन, H2L2 लिखेंगे हम उसको आगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। ये एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गई वहां पर, कुछ ब्लड कांटेक्ट में आ गया, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो नॉर्मली डेवलप हो गया। अब आरएच एंटीबॉडीज बन चुकी है, ओके, और सिग्नल भी मिल चुका है कि आरएच एंटीजन वहां पर ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अब आरएच एंटीबॉडीज के प्लाज्मा में है। अब सेकंड प्रेगनेंसी, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी और सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर भी जो डेवलपिंग फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है, तो अब ब्लड तो नहीं जाएगा आगे, लेकिन मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन चुकी है और एंटीबॉडीज में आईजीजी एंटीबॉडीज प्लासेंटा से पास हो सकती है। ओके, तो कुछ एंटीबॉडीज स्क्वीज हो सकती है प्लासेंटा से फीटस तक जाती है, ओके, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब ये एंटीबॉडीज ब्लड की सेल्स नहीं जा रही है,
ओके, तो जैसे ऑक्सीजन जा रहा है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ग्लूकोज जा रहा है, वैसे कुछ एंटीबॉडीज भी जाती है, तो प्लासेंटा से पास होती है आईजीजी एंटीबॉडीज। ओके, तो ये एंटीबॉडीज फिर एंटीबॉडीज जाएगी, ब्लड नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं जा रहा है, ये एंटीबॉडीज जाएगी, और ये एंटीबॉडीज जैसे ही इसके पास में जाएगी तो ये एंटीबॉडीज है आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, और आरएच एंटीजन कहां पर है, आरबीसी पर इनके पास, तो ये सभी आरएच एंटीजन के साथ में जुड़ जाएगी, और जैसे ही ये आरएच एंटीजन के पास में, जिसके पास में गई उसके पास में जैसे ही जुड़ जाएगी, अब ये उन आरबीसी को किल करेगी, मतलब इरिथ्रोसाइट को ब्लास्ट करवाएगी फिटस की, इसलिए उस डिसीज का नाम लिखा है हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये एंटीजन के कारण हो रहा है। ओके, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर, इसलिए फिटस की आरबीसी यहीं पर ब्लास्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, एनर्जी मिलना बंद, तो सभी सेल्स भी साथ में इनएक्टिव हो जाएगी, डेड हो जाएगी, और इसलिए सेकंड बेबी, अगर फर्स्ट बेबी भी आरएच पॉजिटिव था आरएच नेगेटिव मदर को, तो सेकंड बेबी भी आरएच नेगेटिव मदर में वहां पर स्टील बोन पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बायोलॉजिकली आरएच पॉजिटिव बॉय और आरएच नेगेटिव गर्ल के बीच में मैरिज अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चांसेस वहां पर हो सकते हैं, फर्स्ट बेबी अगर आरएच पॉजिटिव बन गया तो सेकंड बेबी के स्टील आरएच पॉजिटिव, अगर सेकंड बेबी भी अगर ग्रो हो रहा है उसके स्टील बोन पैदा होने के चांसेस होते हैं, मरे हुए पैदा होने के चांसेस होते हैं। ओके, और फिटस, अगर फिटस की डेथ होगी अंदर ही मदर के वॉर्म में, तो अगर वो जल्दी से पता नहीं चला तो हो सकता है कि मदर के भी पूरे वो यूट्रस को खराब कर दे आगे के लिए, या फिर बॉडी को खराब कर दे, पूरा पॉइजन जो है वो पूरी मदर की बॉडी में फैल जाए और मदर को भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो इवन वो उस प्रेग्नेंट फीमेल के लिए भी फैटल हो सकता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते, कोई डाउट बचा हो इसके ऊपर तो पूछ सकते हैं। डन। गुड, सर गुड, किसी को डाउट बचा है? ओके, चलो, ये हो गया ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्म है ब्लड क्लॉटिंग। तो मेनी टाइम्स आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जब भी आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है और स्किन रप्चर होती है, तो स्किन रप्चर होने के बाद में ब्लड पूज आउट होता है, ब्लड निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कितने लोगों के साथ में हुआ है ऐसा कि उनको कभी चोट लगी और ब्लड बाहर आया? मेरे साथ बस एक ही बस। मेरे साथ भी वैसे। ओके, चलो, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नॉर्मल लाइफ जी नहीं है ना, जिनका कभी ब्लड बाहर निकला ही नहीं है। सर आया है। सर हड्डियां भी टूटी है अच्छे से। मैंने अभी केवल ब्लड टूटने की बात की, जब हम हड्डियों के बारे में बात करेंगे तब पूछूंगा बेटा, जो पूछा जाए उसका जल्दी से जवाब दे दिया करो ताकि हम आगे इसको डिस्कस करें, ठीक है? ओके, चलो, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने सच में नॉर्मल लाइफ जी नहीं है, जिनको कभी ब्लड पूज आउट ही नहीं हुआ है, जिन्होंने बताया नहीं, मतलब कि उनको ब्लड नहीं आया, या तो फिर वो शर्मा रहे कि अरे हमारा 2 ml ब्लड चला गया तो हम कैसे बताएं टीचर को, है ना, ऐसा भी हो सकता है, वो शर्मा रहे होंगे। तो ध्यान दो बेटा, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, हम इतनी बड़ा लाइफ स्पैन है हमारा और इतनी हड़बड़ी वाली लाइफ है हमारी, ठीक है, हरी में रहते हैं, तो ये चीजें होना वहां पर हो सकती है, ठीक है। इवन बचपन में तो हम इतनी शैतानियां करते हैं कि ऐसी चीजें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके।
कभी कभार तो ऐसा होता है कि स्किन रप्चर नहीं होती लेकिन ब्लड क्लॉट हो जाता है स्किन के अंदर। कभी कोई डोर खींचते समय या किसी ने अचानक से, हम वहां पर हाथ रख करके बैठे हैं और किसी ने डोर क्लोज कर दिया, तो उस टाइम पर वहां पर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, स्किन के अंदर ही क्लॉट हो जाता है ब्लड। ओके, तो ऐसा भी हुआ होगा कुछ लोगों के साथ में। हुआ है क्या किसी के साथ में कि यस सर। स्किन रप्चर नहीं हुई और ब्लड अंदर ही क्लॉट हो गया? हाँ सर, हुआ है 1-2 बार। ओके, तो ये दो तरह की मैकेनिज्म है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग। दो तरह की क्लॉटिंग होती है। सबसे पहले क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, कोएगुलेशन। तो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन दोनों का मतलब होता है ब्लड का जम जाना। ओके, ब्लड का बहने से रुक जाना, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले ब्लड जो बहता है वो क्यों बहता है? कोई इंजरी हो जाने से, या फिर कोई हमको किसी चीज को ज्यादा प्रेस हो गई हमारी फिंगर वगैरह, या फिर, ठीक है, तो इसके कारण। तो दोनों में एक रीजन कॉमन है कि ब्लड तभी बहता है जब ब्लड वेसल रप्चर होती है, क्योंकि हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स ब्लड वेसल्स के अंदर है। ओके, तो हेमोरेज, हेमोरेज, रेज मतलब टू फ्लो एंड हीम मतलब ब्लड का पार्ट है। ओके, तो हेमोरेज मतलब ब्लड का फ्लो होना, ब्लड ओज आउट होना, ब्लड का रिलीज आउट होना, उसको बोलते हैं हेमोरेज। तो जो हेमोरेज है वो कब होता है? जब ब्लड वेसल रप्चर होती है। बिना ब्लड वेसल रप्चर हुए कभी भी हमारी बॉडी का ब्लड रिलीज नहीं होता बाहर। हेमोरेज मतलब ब्लड रिलीज होना, ये तभी होगा जब ब्लड वेसल्स गेट्स रप्चर्ड। ओके, ब्लड वेसल जब रप्चर्ड होती है, आफ्टर रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड बाहर निकलता है। अब अगर ब्लड वेसल रप्चर हुई है लेकिन स्किन रप्चर नहीं हुई है, तो ब्लड हमारे अंदर ही, जहां पर ब्लड वेसल रप्चर हुई वहीं पर क्लॉट हो जाएगा और स्किन के बाहर हमको क्लॉट नहीं दिखेगा, वो अंदर से ही दिखेगा, स्किन के अंदर से वहीं पर क्लॉट दिखेगा। ठीक है, तो कुछ दिनों तक वो ऐसा काला काला निशान वहां पर दिखने लग जाता है ब्लड क्लॉट होने से। लेकिन अगर ब्लड, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है बट स्किन रप्चर्ड नहीं हुई है, स्किन अगर रप्चर नहीं हुई है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक क्लॉटिंग। ओके, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग, ब्लड का अंदर ही जमा हो जाना, जम जाना। ओके, लेकिन अगर दोनों रप्चर हुआ है, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है एज वेल एज स्किन आल्सो रप्चर्ड, तो अगर दोनों रप्चर्ड हुए हैं तो स्किन रप्चर होने से ब्लड, जो ब्लड वेसल के अंदर का जो ब्लड है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लड वेसल रहती है डर्मिस के नीचे। अब अगर स्किन को भी ऐसा कट लगा है या स्किन भी इस तरह से रप्चर हुई है कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ब्रेक हुए हैं, रप्चर हुए हैं, स्किन मतलब दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस, तो स्किन की दोनों लेयर्स अगर वहां पर डर्मिस तक वहां पर इंजरी हुई है, रप्चर हुई है, तो फिर ब्लड बाहर आएगा और फिर वहां पर बाहर हमें क्लॉटिंग दिखेगी।
ओके, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग। इसलिए क्लॉटिंग दो तरह की होती है, ये ध्यान रखना। ओके, क्लॉटिंग दो तरह की होती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी हेमोरेज होगा तो क्लॉटिंग होगी। ओके, क्लॉटिंग इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, वो स्किन रप्चर हो रही है या नहीं हो रही उसके बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं। फिर क्लॉटिंग किस बेसिस पर होती है, क्यों होती है? ओके, क्यों होती है क्लॉटिंग? तो क्लॉटिंग इसलिए होती है क्योंकि ब्लड बहने से रोका जाए। तो ज्यादा ब्लड अगर लॉस हो जाएगा तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए क्लॉटिंग होना जरूरी है अगर ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है तो, या ब्लड वेसल रप्चर हो रही है। लेकिन जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर है ब्लड, तब तक वो फ्लो होते रहना चाहिए, इसलिए वो तब वो फ्लूइड फॉर्म में होना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, वहां पर ब्लड के क्लॉट नहीं जमना चाहिए। तो इसको कौन मेंटेन रखता है? तो जब ब्लड वेसल्स नॉर्मल रहती है, रप्चर नहीं रहती, तो ब्लड वेसल्स के अंदर, इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड के पास में दो फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। कोगुलेंट में हमने जैसे फाइब्रिनोजन पढ़ा था, फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, ओके, कैल्शियम आयन, विटामिन की, ऐसे अबाउट 13 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ओके, कोएगुलेंट प्रोटीन और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल और विटामिन्स, इनको मिलाकर के टोटल कोएगुलेंट्स का नंबर कितना है? 13 फैक्टर्स। 13 फैक्टर में से कुछ इंट्रिंसिक क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग में, और कुछ दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं कि 13 के 13 इंट्रिंसिक में पार्टिसिपेट करेंगे, 13 के 13 एक्सट्रिंसिक में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, कुछ इंट्रिंसिक में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक में, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोनों के बीच में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों में कॉमन है। तो कोएगुलेंट प्रोटीन 13 टाइप के फैक्टर्स हैं, इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। उनमें से कुछ जो मेजर फैक्टर्स है जो आपको एग्जाम में आते हैं और आपके सिलेबस में है, अभी पहले पूरा कैस्केड मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता था आपको। 13 फैक्टर एक पूरा क्लॉटिंग के लिए पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। तो आपको एनसीईआरटी में बस ओनली कैस्केड मैकेनिज्म ये वर्ड दे दिया है, लेकिन उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने का नहीं। तो ओनली कैस्केड मैकेनिज्म का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर द अदर जो है फैक्टर्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते जाएंगे और फाइनली फिर वहां पर फाइब्रिन के क्लॉट बनाएंगे। ओके, तो फॉर्म क्लॉट फाइब्रिन के वहां पर बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे। एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड, ये ब्लड के अंदर है, ओके, लेकिन ब्लड के अंदर होने के बावजूद भी ब्लड फ्लूइड फॉर्म में कोएगुलेट नहीं होता, क्योंकि नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर उसको फ्लो करवाने में मुश्किल हो जाएगी, वो फ्लो नहीं हो पाएगा। फिर फ्लूइड है इसलिए वो हार्ट पंप कर रहा है और वो आसानी से फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो एंटीकोगुलेंट जो रप्चर होने पर, ब्लड वेसल रप्चर होने पर एक्टिव होते हैं, वो है हिपैरिन। ओके, हिपैरिन लाइक वहां पर एंटीकोगुलेंट्स है। तो ये एंटीकोगुलेंट का नंबर, ब्लड वेसल जब नॉर्मल ब्लड वेसल होती है तब कोएगुलेंट प्रोटीन का नंबर कम रहता है, और उसके कंपैरिजन में एंटीकोगुलेंट प्रोटीन का नंबर, वहां पर एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स का नंबर ज्यादा होता है। तो एंटीकोगुलेंट का नंबर ज्यादा होने से ब्लड फ्लूइड फॉर्म में रहता है। ओके, कोएगुलेट नहीं होने देता ब्लड को। ठीक है, इसलिए ब्लड वेसल रप्चर नहीं है तो उस टाइम पर ये कंडीशन हमारे ब्लड में रहती है।
ओके, लेकिन जैसे ही रप्चर हो जाए तो कोएगुलेंट प्रोटीन का नंबर बढ़ने लग जाता है। प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस लीवर में ज्यादा होने लग जाता है विटामिन के प्रेजेंस में, और प्रोथ्रोम्बिन फिर रिलीज कर दिया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में आ जाएगा तो मतलब वहां पर कोएगुलेंट प्रोटीन का नंबर बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी, फिर वहां कोएगुलेंट प्रोटीन ज्यादा होने से क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। ओके, तो वहां पर ब्लड बहने से रुक जाएगा, जहां पर ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी इनिशियली। लेकिन जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है तब वो ब्लड वेसल को रप्चर करके ब्लड सक करता है, तब ब्लड क्लॉट नहीं होता हमारा, तब तो ब्लड वेसल रप्चर हुई है। तो तब वो क्या करता है, तब प्रोथ्रोम्बिन ज्यादा बनेगा और ये क्लॉटिंग हो जाएगी। इसके लिए वो एंटीकोगुलेंट हिपेरिन रिलीज करता रहता है अपनी सलाइवा से। तो जितना प्रोथ्रोम्बिन हम रिलीज करेंगे उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा हिपेरिन रिलीज करता है, मतलब वो इसको मेंटेन करके रखता है। इसलिए जहां पर वो पियर्स करेगा स्किन को, उसके डर्मिस के नीचे जहां से ब्लड वेसल रप्चर होगी वहां पर वो हिपेरिन रिलीज करता है। इसलिए वहां पर उस साइड पर हिपेरिन ज्यादा है, एंटीकोगुलेंट ज्यादा बने रहते हैं, कोगुलेंट प्रोटीन वहां पर ज्यादा नंबर में बढ़ नहीं सकते। जितने भी आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में हिपेरिन ज्यादा ऐड किया जा रहा है, इसके लिए वहां पर ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता। ओके, जैसे ही वो ब्लड सक करना बंद कर देगा तो प्रोथ्रोम्बिन ज्यादा होने से कोएगुलेंट प्रोटीन ज्यादा बनेंगे, और वो ब्लड सक करना बंद कर दिया मतलब अपने हिपेरिन रिलीज करना बंद कर दिया उसने ब्लड वेसल में, तो अब वहां पर कोएगुलेशन हो जाएगा। इसलिए मॉस्किटो ने ब्लड सक कर लिया कि उसके बाद में फिर हमको वहां पर थोड़ा सा रेड स्पॉट दिखने लग जाता है। ओके, क्योंकि वो छोटी सी जगह पर फिर छोटा सा कोएगुलेशन हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ तक के पार्ट में। डन सर। डन। ओके, कल मैं आप लोगों को इनकी 3 स्टेप्स को वहां पर बताऊंगा। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है ब्लड क्लॉटिंग, एंड देन फिर उसके बाद में हम ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सबके इसमें? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय Bye, बेटा। sir. कोई कुछ डाउट पूछ रहा है क्या? बाय ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।